वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहाँ दी गई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर जरूर खोलें और इसे भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ, अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। कक्षा 7वीं भूगोल। यह पाठ मानवीय भूगोल के अंतर्गत आता है और हमारा पाठ है पाठ 9, कृषि। कृषि शब्द सुनते ही हमारी आंखों के सामने खेत का चित्र आ जाता है। खेत में खड़ी फसलें, खेत में चलता हुआ ट्रैक्टर, खेतों में सिंचाई, खेतों में काम करता हुआ किसान, ऐसे बहुत सारे दृश्य हमारे दिमाग के सामने आ जाते हैं, हमारी आंखों के सामने उभरने लगते हैं। भारत जो है ये कृषि प्रधान देश है। भारत में हमेशा से खेती ही प्रमुख व्यवसाय रहा है और यह पारंपरिक रूप से खेती भारत के लोग करते आए। तो इसी संदर्भ में यह हम चित्र देखते हैं और इस चित्र को ध्यान से देखिए, निरीक्षण कीजिए इसका, और आपको बताना है कि इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। चलो, इस चित्र को हमने ध्यान से देखा और अब हम बताते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले हमने देखा एक घर। घर के सामने खड़ा एक पुरुष और उसके साथ एक स्त्री। स्त्री के हाथों में हरी हरी घास है और वह यह घास अपने आंगन में खड़ी बकरी को खिला रही है। बकरी के पीछे ही एक भेड़ भी खड़ी है और दरवाजे पर रखवाली करता एक छोटा सा कुत्ता भी है। घर के आंगन में कुछ मुर्गियां भी दिख रही हैं। ओ, गाय, भैंस ये भी दिखाई दे रहे हैं। पीछे बैल भी हमें दिखाई दे रहा है। गाय भैंस का दूध निकालती हुई एक स्त्री और ये मुर्गी ने अंडा दिया हुआ, ये अंडा लेता हुआ घर का एक व्यक्ति, और आंगन में रखा हुआ हल, घर के पीछे से झांकता हुआ एक पेड़, आसमान में उड़ती हुई चिड़िया और एक खेत। ये सब कुछ हमें इस घर में दिखाई दिया। तो इस चित्र को यदि हम पूरा देखते हैं तो हमें इस तरह से दिखाई देता है कि यह पूरा घर इस तरह हमारे सामने आ जाता है। चित्र में कौन कौन से औजार दिखाई दे रहे हैं? तो इस व्यक्ति के कंधे पे रखा हुआ एक फावड़ा हम देख रहे हैं और यहाँ आंगन में रखा हुआ एक हल। इन औजारों का उपयोग किस लिए करते होंगे?
तो हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम हल देख रहे हैं। ये हल का उपयोग किसान खेती में करते थे और हल की सहायता से खेत की मिट्टी को भुरभुरा बनाते थे, ताकि वो खेत की जो मिट्टी है, जो जमीन है, वो फसल के लिए, बीज बोने के लिए उपयुक्त बन सके। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं हल। यह प्राचीन समय में पारंपरिक खेती का हमारे ये तरीका था। और दूसरी जगह हम देख रहे हैं फावड़ा। ये जमीन साफ करने के लिए, जमीन से घास फूस खोद कर हटाने के लिए इसका उपयोग हमारे किसान भाई लोग करते आए हैं। चित्र में हमने देखा कि वह घर जो है किसान का घर है। किसान ने अपने घर में बकरियां, गाय, भैंसे, मुर्गियां आदि पाली हैं। तो गाय भैंस से उसे दूध मिलता है, मुर्गियों से उसे अंडे मिलते हैं। भेड़ भी पाली है तो भेड़ से उसे ऊन मिलता है। तो इस तरह से वह इनको कुछ सामान का उपयोग वो अपने घर के लिए करता है और बचा हुआ शेष दूध है, अंडा आदि वो बाजार में बेच देता है। और मुर्गियों और बकरियों को बेचकर भी उसे उसे पैसा मिलता है किसान को। तो ये सारे कार्य जो किसान करता है वो अपने जीवन यापन के लिए करता है और ये कृषि के पूरक व्यवसाय कहे जाते हैं। कृषि व्यवसाय का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। मनुष्य अनाज और वस्त्र जैसी आवश्यकताओं के लिए हमेशा से वनस्पतियों और प्राणियों का उपयोग करते आया है। फसलों के उत्पादन के साथ ही मवेशी, बकरियां, भेड़ें, मुर्गी पालन भी किया जाता है। मवेशी मतलब ऐसे पशु जिनसे दूध मिलता है, जैसे दुधारू पशु, जैसे हम गाय या भैंस, ये बकरियां, इन्हें हम मवेशी कहते हैं। मनुष्य मत्स्य पालन, वराह पालन, मत्स्य पालन हम देख रहे हैं, या मछली पालन। अब आप सोचोगे कि मछली कैसे पाली जाती है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। वराह कहते हैं सुअर को, तो वराह पालन, सुअर को भी पाला जाता है। फूलों के बाग और फलों के बगीचे लगाए जाते हैं, यह कृषि व्यवसाय के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा मुर्गी पालन और रेशम के कीड़े पालना, यह भी कृषि व्यवसाय के अंतर्गत ही गिने जाते हैं। इसके अलावा आजकल मधुमक्खी का पालन, जिससे हमें शहद और मिलता है, मोम मिलता है। और एमू एमू एक पक्षी होता है, शुतुरमुर्ग की प्रजाति का पक्षी है। इसके अंडे भी खाए जाते हैं इसके, और इस पक्षी को भी मांस के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो एमू पालन भी बड़े पैमाने पर आजकल किया जाता है और यह भी कृषि व्यवसाय के विस्तृत क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। और इस तरह से हमने देखा कि मनुष्य कृषि व्यवसाय में मानव संसाधन, प्राणी संसाधन एवं औजार जैसे विविध साधनों का उपयोग करता है। प्राणी संसाधन में जैसे हमने देखा है कि बैलों का उपयोग किया जाता है खेती में, मनुष्य तो उसमें काम करता ही है। और औजार में जैसे फावड़ा, हल, कुदाल जैसे औजारों का उपयोग करता है। तो इस तरह से मनुष्य ने अपनी पारंपरिक खेती की है। समय के साथ साथ खेती में भी बहुत सारे बदलाव आए हैं और अब नवीन टेक्नोलॉजी का उपयोग भी किया जा रहा है। तो इस तरह हमने देखा कि कृषि का जो क्षेत्र है, इसमें विकास भी हो रहा है। कृषि के पूरक व्यवसाय भी बहुत सारे हैं। तो कृषि का जो भी पूरक व्यवसाय है, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है खेती ही सबसे महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं इस चित्र में, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये आदि मानव के समय की खेती है। दो मनुष्य जो हैं ये इसमें खेतों में स्वयं काम करते हुए। इसके बाद थोड़ा सा समय का चक्र बदला, थोड़ा विकास हुआ और मनुष्य ने प्राणियों के सहयोग से भी खेती करना शुरू कर दिया, यानी प्राणी संसाधनों का उपयोग किया। इस चित्र में हम बैलों को भी देख रहे हैं मनुष्य के साथ काम करते हुए। और इसके बाद और विकास हुआ और खेती में आधुनिक पद्धतियों का उपयोग होने लगा। तो हम ये देखते हैं कि पारंपरिक रूप से मनुष्य और प्राणी इन और औजारों की सहायता से खेती करता था, और जैसे जैसे समय बदला, विकास हुआ,
इन बैलों का स्थान ट्रैक्टर ने ले लिया और खेती में अन्य कई नई टेक्नोलॉजीज का उपयोग हुआ और आज खेती का स्वरूप बहुत बदल चुका है। यहाँ हम देखते हैं मानव संसाधन, प्राणी और औजार, इनकी सहायता से किस तरह से मनुष्य खेती करता आ रहा है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, नई पद्धतियाँ आती गईं, वैसे वैसे खेती में भी बदलाव हुआ, कृषि पद्धति में बदलाव हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर आधुनिक तकनीक ज्ञान का उपयोग हो रहा है और इसके साथ साथ बैलों की जगह पर अब ट्रैक्टर का उपयोग भी होने लगा है। आज भी वैसे बहुत सी जगहों पर आज भी खेतों में पारंपरिक पद्धति का ही उपयोग किया जा रहा है, फिर भी अधिकांश जगहों पर हम देखते हैं कि ट्रैक्टर ने अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। अब यहाँ हम देख रहे हैं सिंचाई की अलग अलग पद्धतियाँ। खेत है तो खेतों को पानी देना पड़ता है, फसलों को पानी की आवश्यकता होती है, तो सिंचाई भी बहुत ज़रूरी होती है। अब ये सिंचाई की पारंपरिक पद्धति, और इस पद्धति में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि इसमें यहाँ पर जो है बहुत सारा पानी, ज़्यादा पानी लग रहा है, बहुत सारा पानी खर्च हो रहा है। तो जब पानी ज़्यादा खर्च होने लगा और पानी की कमी होने लगी तो थोड़ा सा पद्धति में इम्प्रूवमेंट हुआ, कुछ बदलाव आए और ये जो है छिड़काव पद्धति का सिंचन शुरू हुआ। छिड़काव पद्धति के बाद ऐसे क्षेत्र जहाँ बारिश कम होती है, जहाँ पानी की मात्रा कम है, तो ऐसी जगहों पर खेती करने के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टपक सिंचन या ड्रॉप इरिगेशन जैसे सिस्टम की भी शुरुआत हुई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भारत में पहले पारंपरिक रूप से जब पानी की सिंचाई होती थी तो किस तरह से की जाती थी, इसे मोट चलना कहते हैं और इसके द्वारा पानी खेतों में दिया जाता था। उसके बाद थोड़ा और समय बदला तो वो नहर खोद दी गई और नहरों के द्वारा ये पानी खेतों में पहुंचाया जाने लगा। लेकिन ये सब सिस्टम में क्या था, पानी बहुत ज़्यादा लगता था, आवश्यकता जितनी होती थी उससे अधिक पानी खेतों को मिल जाता था और कई बार बहुत सारा पानी व्यर्थ भी चला जाता था। तो इसके लिए कुछ बदलाव हुए और ड्रिप इरिगेशन जिसे हम कहते हैं टपक सिंचन, आप देख रहे हो कि खेतों में इस तरह से पाइप बिछा दी जाती है और पाइप के द्वारा पानी सप्लाई किया जाता है और जहाँ पौधे होते हैं वहाँ पानी की आवश्यकता होती है, वहाँ उसमें कुछ छेद किए जाते हैं और इस तरह से जहाँ जहाँ छेद है वहीं पर पानी गिरता है। तो इस तरह से जहाँ आवश्यकता है वहीं पानी की पूर्ति होती है। यह है टपक सिंचन या ड्रिप इरिगेशन। और ये है हम देख रहे हैं छिड़काव पद्धति, जिसे हम मराठी में हम तुषार सिंचन भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं स्प्रिंकलर। तो ये स्प्रिंकलर जो है, ये जो औजार है जिसके द्वारा ये पानी चारों ओर छिड़काया जा रहा है, इसे स्प्रिंकलर कहते हैं। स्प्रिंकल मतलब होता है छिड़कना। तो ये स्प्रिंकलर की सहायता से पानी चारों ओर छिड़काया जा रहा है और इसकी वजह से क्या है कि कम पानी में अधिक से अधिक क्षेत्र जो है वो कवर हो रहा है। तो ये आधुनिक पद्धति ने बहुत सारे बदलाव किए हैं। अब इस चित्र में हम देख रहे हैं कि यहाँ मुर्गी पालन भी है। अच्छा, यहाँ भी मुर्गी पालन है और यहाँ भी मुर्गी पालन है। अब तीनों में अंतर क्या है? तो तीनों में अंतर हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है मुर्गियाँ जो है, मुर्गे मुर्गी जो है घर के आंगन में खुले में रखे हुए हैं, खुले में हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि मुर्गी के रहने का एक घर बन गया है जिसे हम मुर्गी का दड़बा कहते हैं। और यहाँ पर आधुनिक पोल्ट्री फार्म में इस तरह से मुर्गियों के रहने की व्यवस्था अलग से है, उनके भोजन की व्यवस्था है और उनके द्वारा प्राप्त अंडे यहाँ पे रखे दिखाई दे रहे हैं। तो ये इस तरह से मुर्गी पालन जैसे व्यवसाय में भी कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितनी बदलाव आए हैं, कितनी टेक्नोलॉजीज का उसमें उपयोग हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि समय के साथ साथ कृषि व्यवसाय हो या कृषि के पूरक व्यवसाय हो, उनमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। अब हम यहाँ पर
पारंपरिक जो कृषि व्यवसाय है उसके साथ साथ उसके जो पूरक व्यवसाय हैं उनके बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री, और पशुपालन के अंतर्गत ही आता है मवेशी पालन, डेयरी फार्मिंग। पशुपालन में मैंने बताया था कि हम बहुत सारे पशु हम पालते हैं, जैसे हम बैल भी घर में पालते हैं, भेड़, बकरियां, सुअर, ऐसे बहुत सारे पशुओं का पालन किया जाता है। और मवेशी पालन में ऐसे पशु जिनसे हमें दूध मिलता है, दुधारू पशु जैसे गाय और भैंस। बकरियां और भेड़ पालन, मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग, इस तरह से ये जो कृषि के पूरक व्यवसाय हैं ये पारंपरिक भी हैं और पूरक भी हैं। तो ये है मवेशी पालन, हम देख रहे हैं यहाँ गाय पाली गई है और गाय और भैंस पाली जाती है। उनसे जो दूध मिलता है उस दूध को बाजार में सर्वसामान्य के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा ये है पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। इसमें भेड़ का पालन होता है, भेड़ पाली जाती है, बकरियां पाली जाती हैं, सुअर भी पाले जाते हैं। ये है पशुपालन। भेड़ का उपयोग जो होता है वो ऊन प्राप्त होता है भेड़ से, बकरियों से दूध भी मिलता है, और बकरी और जो सुअर है इसका मांस के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। ये है मुर्गी पालन। बकरियां और भेड़ पालन, यह भी एक पारंपरिक व्यवसाय है जहाँ पे पानी कम बरसता है, जो शुष्क जलवायु के प्रदेश हैं ऐसे प्रदेशों में किया जाने वाला व्यवसाय है। शहरी बस्तियों से दूर ग्रामीण एवं पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ लोग रहते हैं वहाँ घास के क्षेत्र होते हैं, झाड़ झंखाड़, बेर बबूल, इस तरह के पेड़ जहाँ होते हैं वहाँ बकरियां और भेड़ें पाली जाती हैं। और भारत में मुख्य रूप से इनका जो व्यवसाय किया जाता है कि मांस उत्पादन के लिए इनका व्यवसाय मुख्य रूप से किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्मिंग। ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में यह व्यवसाय कम या अधिक रूप में दिखाई देता है। खेतों में या मकान के पिछवाड़े जो हिस्से होते हैं वहाँ पे मुर्गियों को पाला जाता है। अब आधुनिक पद्धति में बहुत सारे इसमें बदलाव आ गए हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि उनके लिए स्पेशल जगह बनाई गई है और यहाँ पर विशेष वैज्ञानिक पद्धति से इनको रखा जाता है। और भारत के लगभग सभी बड़े शहरों में यह व्यवसाय चलता है। कुछ क्षेत्रों में खरगोश पालन या एमू पालन या वराह पालन के व्यवसाय भी किए जाते हैं। मुर्गी से एक तो मांस के लिए, चिकन के लिए इनका उपयोग होता है, मांसाहारी भोजन के लिए, और दूसरी बात है इनसे अंडे भी मिलते हैं, वो अंडों का भी उपयोग बाजार में बेचने के लिए किया है। मत्स्य पालन, फिश फार्मिंग जिसे हम कहते हैं, पिस्की कल्चर, और है उसके अलावा मधुमक्खी पालन, रेशम की खेती, नर्सरी घर या पौधा घर, और हरित गृह के कृषि, ग्रीन हाउस फार्मिंग। तो सबसे पहले हम जानते हैं मत्स्य पालन के बारे में, फिश फार्मिंग कैसे होती है। तो अब हम सोचेंगे बोला मछली कैसे पाली जाती है, और मछली पाले तो पाले, मछली की खेती कैसे होगी। अब खेती के मतलब हमारे मन में क्या चित्र आता है कि जमीन में हमने कुछ बीज बो दिए, उनकी सिंचाई की, और उसमें कालांतर में उसमें फसल आती है और उसमें से अन्न और धान्य हमें मिलता है। अब यहाँ पर जब हम मछली पालन की बात कर रहे हैं, फिश फार्मिंग की, तो ये कैसे होती है। तो बच्चों हम देखते हैं कि मत्स्य पालन हेतु खेत तालाब तैयार किया जाता है, उसमें पानी इकट्ठा किया जाता है, इस तालाब में मत्स्य बीज डाले जाते हैं और इसके लिए मीठे पानी में बढ़ने वाली मछलियों की प्रजातियों का उपयोग किया जाता है। छोटा सा हमने देखा एक खेत तालाब बनाया, उसमें इसको एक तरह से बाउंड्री करके यहाँ इस स्थान को निर्धारित किया और इसमें मत्स्य बीज डाले जाते हैं, और ये जो मीठे पानी में जो मछलियाँ बढ़ती हैं ऐसी मछलियों की प्रजातियों का उत्पादन यहाँ किया जाता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि सागर में जो मछलियाँ मिलती हैं वो खारे पानी की मछलियाँ और मीठे पानी की मछलियाँ, दो अलग अलग तरह की बातें। मछलियाँ वही होती है लेकिन खारे पानी की मछलियों की गुणवत्ता अलग है और मीठे पानी की मछलियों की गुणवत्ता अलग होती है।
पहले हम देखते हैं कि पारंपरिक रूप से समुद्र में लोग मछुआरे जाते थे, बड़े बड़े जाल फेंकते थे और मछलियां जाल में फंस जाती थी, तो उन मछलियों को इस तरह से नाव पे इकट्ठा करके ले आते थे। और उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद इन मछलियों को अलग अलग करते थे। तो सबसे पहले तो खुले सागर में मछली पकड़ने के काम में बहुत खतरा होता है। सागर में, बीच सागर में जाना पड़ता है, क्योंकि किनारे पे तो मछलियां मिलती नहीं। मध्य सागर में जाओ, कभी तूफान आया, कभी कोई दुर्घटना हो गई, तो इस तरह से खुले सागर में मछली पकड़ना जो है थोड़ा सा खतरनाक काम था। आज भी है। जाल में अनेक प्रकार की मछलियां आ जाती हैं। अब इनका वर्गीकरण करना पड़ता है, अलग अलग क्वालिटी की मछलियों को अलग अलग करना पड़ता है। अब जो लोग मछली को भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें पता होगा कि मछलियां बहुत अलग अलग वैरायटी की होती हैं। तो इन सबको अलग अलग करना, तो इन मछुआरों का काम बढ़ जाता था। और सभी मछलियों को एक जैसी कीमत नहीं मिलती, कोई मछली बहुत ज़्यादा सस्ती है, कोई महंगी है, कोई बहुत महंगी है। तो इसलिए ये एक संकल्पना शुरू हुई कि विशिष्ट प्रकार की मछलियों का ही स्वतंत्र रूप से उत्पादन किया जाएगा। अब उसमें जैसे विशेष रूप से प्रसिद्ध मछली है रोहू, रावस या सैल्मन या झींगा, कोलंबी जिसे कहते हैं। तो इस तरह की मछलियों का स्वतंत्र उत्पादन शुरू हुआ। इसके अलावा हम देखते हैं मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग। मधुमक्खी पालन में शहद एवं मोम जैसे उत्पादन प्राप्त होते हैं और इसलिए यह व्यवसाय किया जाता है। नर्सरी व्यवसाय, पौधा घर, पौधा वाटिका। हम आजकल ऐसे जगह हमारे घरों के आसपास, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, सब जगह ऐसे स्थान दिखाई देते हैं जहाँ छोटे छोटे गमलों में या थैलियों में पौध लगा के रखी जाती है और जिनको आवश्यकता होती है जिस तरह से वो लोग पौधे खरीद कर ले जाते हैं। तो विगत कुछ वर्षों में फूल उत्पादन, सब्जियों के पौधे, औषधीय पौधे, सुगंधित वनस्पति और अन्य सजावटी पौधे, इनकी बहुत मांग बढ़ी है। पहले हम खेती, मतलब हमारे जो पैदा होता था अनाज, उसमें हम मुख्य रूप से धन धान्य, जैसे जो मोटे रूप से गेहूं है, धान है, ज्वार, बाजरा, मकई, मटर, चना, इस तरह के पदार्थों की, इस तरह की चीज़ों की खेती की जाती थी। लेकिन अब भी थोड़ा सा जैसे जैसे समय के साथ बहुत सारे बदलाव आए हैं। अब फूलों की खेती होती है, तो फूलों के बहुत सारे पौधे, सब्जियों के पौधे, बहुत सारे सब्जियां जो है वो हम घर में भी लगा सकते हैं। घर के जितनी हमें आवश्यकता है हम उतने ही पौधे हम लगाएंगे। जब खेती जो होती है कॉमन, एक बड़े बड़े खेतों में, तो वो बहुत व्यापक रूप में होती है। लेकिन हम घरों में 2-4 गमलों में भी हम ऐसे पौधे लगा सकते हैं और हम उससे अपने घर में जितने उपयोग में हमें सामान चाहिए उतना मिल सकता है। जैसे हम कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची, टमाटर, इस तरह के पौधे हम घर में लगाते हैं और हमें जितने घर में उपयोग में हमें आ सकता है उतना हमें उससे उत्पादन मिल जाता है। औषधीय पौधों के रूप में हम देखते हैं कि तुलसी, एलोवेरा, गिलोय जैसे पौधे आज घरों में लगाए जा रहे हैं। सजावटी पौधे भी बहुत सारे हम घर में लगाते हैं, छोटे छोटे पाम है, कैक्टस है, इस तरह के सजावटी पौधे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके फूल से हमें सुगंध मिलती है, सुगंधित फूलों के पौधे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है अब ये इनका उत्पादन किया जा रहा है और इनका उत्पादन बड़े पैमाने पर तो होता ही है, छोटे पैमाने पर भी उनका उत्पादन हो रहा है। आज लोग, हर घर के लोग जागरूक हो रहे हैं और अपने घरों में इस तरह के पौधे लगा रहे हैं। छोटा घर है तो छोटे एक दो ही गमले रखेंगे। किसी का बड़ा घर है तो हम, हो सकता है रखने की जगह हो तो हम 6-7 गमले भी रख सकते हैं। तो आवश्यकता अनुसार इस तरह से इन चीज़ों की मांग बढ़ रही है। अब मांग बढ़ रही है तो निश्चित है कि बाजार में ये चीज़ें बिकने के लिए मिलेंगी। जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई शुरू होती है, ये मार्केट का नियम है। और तो आज लोग, और इसके कारण क्या है? इसका कारण है कि अब लोग गाँव को छोड़कर शहरों की तरफ ज़्यादा लोगों का पलायन हो रहा है, तो शहरीकरण बढ़ रहा है। अब शहरीकरण तो बढ़ रहा है तो यहाँ पे तो इतने घरों में कंक्रीट के जंगल हमारे घर हो गए हैं। आज कैसे घर, शहरों में कैसे घर बनते हैं, बिल्डिंग, ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन जाती है और उससे एक एक कमरे में लोग, ऐसे फ्लैट में लोग रहते हैं, चॉल सिस्टम होता है। लेकिन कहीं भी हमें बहुत बड़े बड़े मैदान या खेत नहीं मिलते। लेकिन लोगों को इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है। अपने आसपास हरियाली जो होती है हमारे मन को हमें शांति देती है, आंखों को एक सुकून मिलता है हरियाली देखकर। तो इसलिए इधर पिछले कई सालों से इस तरह की डिमांड बढ़ गई है
अब लोग घरों में भी ऐसे गमलों में फूल लगाते हैं, औषधि पौधे लगाते हैं, सजावटी पौधे लगाते हैं, सब्जियों के पौधे लगाते हैं। तो जब चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, मांग बढ़ती है, तो उनकी सप्लाई शुरू हो जाती है। और इसी के तहत क्या हुआ, ऐसे उत्पादन के लिए फिर क्या चाहिए हमें, उत्तम और गुणवत्तापूर्ण पौधे चाहिए, कलम चाहिए, कंदमूल और बीज चाहिए। इन सब की आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ से होती है, नर्सरी से। और इन्हीं सब कारणों से नर्सरी व्यवसाय का उद्गम हुआ, नर्सरी व्यवसाय की शुरुआत हुई। और लेकिन आज ये व्यवसाय बहुत बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है। रेशम की खेती, सेरीकल्चर, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो रेशम का कीड़ा है उसको पाला जाता है। रेशम का कीड़ा जो है ये विशिष्ट प्रकार का एक कीड़ा होता है, और वो जो कीड़ा है रेशम का, वो शहतूत के पत्तों पर पलता है, शहतूत के वृक्षों पर पलता है। तो ये शहतूत के पत्ते और इनमें रेशम के कीड़े, ये बहुत ही तकनीकी सिस्टम से इनको पाला जाता है। और ये जो रेशम के कीड़े हैं यही शहतूत के पत्तों को खाते हैं और अपने चारों ओर एक अपनी रक्षा के लिए आवरण लपेटते रहते हैं। वो प्राकृतिक रस उनके मुंह से निकलता है, कीड़ों के मुंह से, और वो उसको अपने चारों ओर लपेट लेते हैं। तो और एक तरह से कोश बन जाता है जिसे ककून कहा जाता है। ये धागे जो है अत्यंत सूक्ष्म और चिमड़ होते हैं। चिमड़ होते हैं मतलब लचीले होते हैं, उनको आप खींचा जा सकता है उनको। इनसे मुलायम वस्त्र बनाए जाते हैं और इन धागों से बहुत ही महीन और मुलायम कपड़े बनते हैं। तो इन कोशों से धागों का निर्माण होता है। ये जो कोश हैं या ककून है, इनसे धागों का निर्माण होता है और धागों से वस्त्रों का निर्माण होता है। तो कोश से धागा बनाना और धागे से कपड़े बनाना, ये दोनों तो एक अलग व्यवसाय है। इनका समावेश कृषि वर्ग में नहीं होता, लेकिन कृषि वर्ग में कौन सा व्यवसाय आ रहा है, रेशम के कीड़ों को पालना। शहतूत के वृक्षों पर या शहतूत के पत्तों पर रेशम के कीड़ों को पालना, ये कृषि अंतर्गत व्यवसाय। हरित गृह कृषि या ग्रीन हाउस फार्मिंग। क्या है ये ग्रीन हाउस फार्मिंग, क्या कौन सा यह नया प्रकार है खेती का? तो ग्रीन हाउस एक ऐसी निर्मित संरचना है जो पारदर्शी सामग्री से ढकी होती है। एक स्थान का चयन, उसमें कुछ अंदर गमले लगे हुए हैं और वो पारदर्शी चादर से ढके हुए हैं। परंपरागत तरीके में हम खेती कैसे करते थे, खुली जमीन पर। तो परंपरागत तरीके में खुली जमीन पर होने वाली खेती की तुलना में इसमें कम जमीन पर, छोटी जगह पर नियंत्रित खेती हो जाती है, कंट्रोल खेती रहती है। कंट्रोल कैसे रहती है, तो उसको कितनी हवा मिलेगी, कितना उसे धूप मिलेगी, कितना उसे पानी दिया जाएगा, और सबसे बड़ी बात कि जो खेती के लिए कितना तापमान जरूरी है, वो तापमान भी कंट्रोल किया जाता है। यानी सभी कुछ नियंत्रण में रहता है, इसलिए यह नियंत्रित खेती है। और खुली खेती में क्या था, खुली जमीन पे जो खेती है, आसमान में जितनी रोशनी धूप के मिल रही है उतनी धूप उस फसल को मिल रही है, जितना पानी बरस रहा है वो सारा पानी फसलों को मिल रहा है। तो कई बार अत्यधिक वर्षा या अत्यधिक गर्मी से फसलें जल जाती थी या पानी से सड़ जाती थी। लेकिन हरित गृह खेती में क्या होता है कि ये तो एक ढकी हुई संरचना है, तो ये जब ढका हुआ है तो इसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, कितनी गर्मी चाहिए या कितनी उष्णता चाहिए, पानी कितना चाहिए वो भी कंट्रोल रहता है। अब चूंकि यदि बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है तो ये जो है संरचना ढकी हुई है, तो पानी इसके अंदर नहीं जाएगा। तो इस तरह से ये ग्रीन हाउस फार्मिंग एक नई संकल्पना, और इसमें उत्पादकता अधिक होती है। तो आजकल भारत में ग्रीन हाउस की अवधारणा बहुत ही लोकप्रिय होती जा रही है। हाँ, एक बात है कि ग्रीन हाउस खेती में शुरू में जो है निवेश लागत अधिक होती है, शुरू में इसमें इन्वेस्टमेंट अधिक होता है। कैसे, वो हम देखते हैं। थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा आपको कि ये संरचना देख रहे हो तो हमको कुछ सामान अलग से चाहिए। खुली जमीन पर हम जब खेती करते हैं तो इस तरह के सामान की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ग्रीन हाउस खेती में हमें ऐसे कुछ सामानों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका निवेश थोड़ा बढ़ जाता है। तो हमें सामान क्या क्या चाहिए ग्रीन हाउस खेती के लिए हमें, तो यह वर्तमान काल की अत्यधिक विशेष प्रकार की कृषि पद्धति है। और हरित गृह बनाने के लिए, इसे ग्रीन हाउस कहते हैं, ये ग्रीन हाउस बनाने के लिए या हरित गृह बनाने के लिए लोहे के पाइप चाहिए हमको,
लोहे के पाइप और प्लास्टिक की चादर, ये पारदर्शी चादर हमें चाहिए, इसका उपयोग होता है। तो इसके लिए हमारी लागत जो है ये बढ़ जाती है। पानी, प्रकाश और तापमान का नियंत्रण, मैंने पहले ही आपसे चर्चा की कि ग्रीन हाउस खेती में सबसे बड़ा जो फायदा है वो पानी का नियंत्रण है, प्रकाश का नियंत्रण है, यानी सूर्य प्रकाश का नियंत्रण है, तापमान, किस पौधे को कितना तापमान आवश्यक है उसका नियंत्रण है, और अनुकूल वातावरण द्वारा फसलों को रोगों से बचाना इस खेती का प्रमुख उद्देश्य है। लिली, जरबेरा जैसे अत्यधिक आर्थिक लाभ देने वाले फूलों की खेती में व्यापारिक सिद्धांत पर हरित गृहों का उपयोग आजकल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। आजकल फूलों का बाजार बहुत ज़्यादा ही आर्थिक लाभ देता है, हालांकि उसमें उतना ही हमें ध्यान भी देना पड़ता है, क्योंकि फूल एक ऐसी वस्तु है कि जो यदि एक बार पेड़ से तोड़ लिए गए तो फूलों का जीवन संभालना, क्योंकि फूल बहुत कोमल होते हैं, जैसे ही वो अपने जड़ों से या पेड़ से अलग होते हैं उनको सूखने में समय नहीं लगता, तो किस तरह से उनको बचाना है, खेतों से बाजार तक लाना, बाजार में बेचना, और ये बहुत ही जोखिम वाला भी काम है, लेकिन उसमें लाभ भी उतना ही मिलता है। तो कौन से फूल हैं जो अधिक समय तक टिक सकते हैं? तो लिली और जरबेरा जैसे फूल जो हैं वो बहुत ज़्यादा समय तक टिकते हैं। गुलाब के फूल की कुछ प्रजातियां बहुत दिनों तक टिकती हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये जरबेरा के फूल हैं। ये फूल जो है अपने पेड़ों से, अपनी डालों से टूटने के बाद भी, अलग होने के बाद भी कई दिनों तक खिले हुए रहते हैं। तो ऐसे फूल, और हम देख रहे हैं यहाँ लिली के फूल, इस तरह से इनकी खेती ग्रीन हाउस के अंदर है ये। तो इस तरह से लिली, जरबेरा जैसे अत्यधिक आर्थिक लाभ देने वाले फूल हैं। पुष्प गुच्छ में आजकल हम देखते हैं, आपने भी देखा होगा कि ये जरबेरा के फूलों का बहुत सारा उपयोग होता है। तो ऐसे फूलों के लिए ये हरित गृहों का उपयोग किया जा रहा है, हरित गृह खेती का उपयोग किया जा रहा है। तो हमने इस पाठ में देखा कि किस तरह से पारंपरिक खेती से हम आधुनिक खेती तक पहुंचे, और आधुनिक खेती में भी कई टेक्नोलॉजीज का उपयोग हुआ और उत्पादकता में वृद्धि हुई, गुणवत्ता में वृद्धि हुई, संसाधनों में बदलाव हुआ। तो ये कृषि में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जो हैं वो हमने यहाँ पर देखे। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।